नमस्कार साथियों, आप सभी का सुरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास के अंदर हम फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्रोनॉमी क्लास है उसके अंदर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनके बारे में जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन संख्या 3 का फर्स्ट है। और वो है कि हमारे गन्ने में आपकी जो शिखर प्रभुत्व है उसके बारे में आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि जो शीर्ष प्रभाविता की उपस्थिति में जो पांव कलिकाएं होती हैं तथा जो कक्षास्थ कलिकाएं होती है कक्षास्थ कलिकाओं की वृद्धि अवरोधित रहती है। इससे शीर्ष प्रभाविता या शीर्ष आपके जो प्रभुत्व है वो कहते हैं। आगे मैं बात करूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों में जिप्सम प्रयोग हुआ, जो सरसों में जिप्सम प्रयोग है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में देखते हैं कि जिप्सम के उपयोग जो तिलहनी दलहनी और जो अनाज वाली जो फसल होती है उनके उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और साथ ही साथ भूमि और स्वास्थ्य में भी क्या करती है, हमारी सुधार करती है। मैं वही बात करूँ जिप्सम की, जो जिप्सम है हमारी जो तिलहनी फसलें होती है उसके अंदर तेल की मात्रा बढ़ाने में क्या करती है, हमारी सहायता करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जई की फसल में समन्वित पोषण के बारे में आपको बताना है कि जई के अनाज में लगभग 60% क्या होता है, हमारा स्टार्च पाया जाता है। जई के अंदर कितना 60% क्या होता है, स्टार्च होता है। और यह मुख्य रूप से हमारे भ्रूण पोष का क्या एक घटक है, भ्रूण पोष का क्या हमारे मुख्य घटक है। जई स्टार्च और अन्य अनाज स्टार्च के यौगिक रासायनिक गुणों के बीच काफी अंतर देखा गया है। जई की विभिन्न किस्मों में भौतिक रासायनिक गुणों में भी अंतर देखा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि जो जई है उसके अंदर मेन जो स्टार्च है लगभग 60% का क्या पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने में एफआईआर बीजोपचार के बारे में बताना है। जो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम से जो हम करते हैं बीजोपचार उसके बारे में हमें चने की फसल की मैं बताना है। तो चने में अनेक प्रकार से कीट और बीमारियों की हानि पहुंचाते हैं। और इनके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए हम जो क्या करते हैं, जो हमारे बीज होते हैं उनको उपचारित करते हैं। और बुआई से पहले उनको क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। बीज को उपचारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी और उसके बाद में हमारे जो है राइजोबियम कल्चर से क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। अर्थात फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम से क्या करना चाहिए, इनको उपचारित करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सिप और प्लांट और केम। क्वेश्चन संख्या 4 है। और ये हमारे जो डिफरेंट वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताना है कि सिप और प्लांट और केम प्लांट के बारे में जो इन्होंने आपके क्या पूछा है, डिफरेंट पूछा है। तो मैं बात करूँ आपके सिप और प्लांट की। जो सिप और प्लांट है वो हेज और स्लेग नामक वैज्ञानिक ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। मैं वही बात करूँ हमारे केम प्लांट की, तो ओलेरी और रूहानी नामक दो वैज्ञानिक है, इन्होंने हमारे केम प्लांट की क्या की थी, खोज की थी। और इसमें मैं बात करूँ हमारे सिप और प्लांट में, तो इसमें ग्रेमिनी और साइप्रेसी कुल के पौधे आते हैं। ग्रेमिनी और जो साइप्रेसी कुल के पौधे आते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, सिप और प्लांट के अंदर आते हैं। वही मैं बात करूँ हमारे केम प्लांट के अंदर, तो इसके अंदर हमारे कुर्सिलेशियन कुल के क्या आते हैं, पौधे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें और अंतर, तो ये चक्कर 2 कोशिकाओं में संपन्न होता है। मैं बात करूँ केम, तो केम होता है ये 2 कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, हमारा संपन्न होता है, जिसके अंदर पर्ण मध्योतक और हमारे बंडल जो सीट सेल्स होती है उसके अंदर ये हमारे होता है। मैं वही बात करूँ केम की, तो केम ये एक चक्कर कोशिकाओं में होता है, अर्थात एक चक्कर होता है वो एक कोशिका के अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। और वो कौन सी कोशिका है, तो है हमारे पर्ण मध्योतक कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। मैं वही बात करूँ एग्जाम्पल की, जैसे गन्ना, बाजरा, ज्वार और मक्का हमारे सिप और प्लांट के एग्जाम्पल है। मैं वही बात करूँ हमारे नागफनी, अनानास, ग्वारफाटा और बोगनविलिया, ये हमारे किसके आपके एग्जाम्पल, केम प्लांट के क्या हमारे एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसे इसके अंदर मैं बात आपके सिप और या केम प्लांट के अंदर और डिफरेंट की बात करूं, तो एक इसके अंदर डिफरेंट है कि इसके अंदर जो क्रेंज शारीरिक या जो क्रेंज एनाटोमी है वो इसके अंदर पाई जाती है सिप और प्लांट के अंदर, जबकि केम के अंदर ये नहीं पाई जाती। और इसमें अस्थायी जड़ें पाई जाती है, जबकि इसके अंदर जो जड़ें होती है वो कैसी होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं। मैं वही बात करूँ तो इसके अंदर रंध्र दिन में खुलते हैं। सिप और प्लांट के अंदर जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पर खुलते हैं, दिन में खुलते हैं, जबकि इनमें कहाँ पर खुलते हैं, रात में खुलते हैं। और मैं वही बात करूँ कि इनमें पौधों की पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, कांटे नहीं पाए जाते। पौधों की पत्तियों पर क्या नहीं पाए जाते, कांटे नहीं पाए जाते, जबकि इसको में क्या बोलते हैं, पौधों की पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, आपके कांटे पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि ट्रीटिकेल क्या है। ट्रीटिकेल के बारे में बताना है कि ट्रीटिकेल क्या है, क्या बड़े स्तर पर इसको बोया जा सकता है और कैसे। ट्रीटिकेल के बारे में बताना है और बताना है कि इसको क्या बड़े क्षेत्र पर हम बो सकते हैं तो कैसे बो सकते हैं। तो हम बता देंगे जो ट्रीटिकेल है ये मानव निर्मित क्या है कि हमारी प्रथम कृत्रिम फसल है। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम फसल कौन सी है तो कौन सी हमारी ट्रीटिकेल है। ट्रीटिकेल है ये हमारे गेहूं और राई के संकरण से बनी है। किसके संकरण से? गेहूं और राई के बीच में हमारा क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, जिससे हमारे कौन सी फसल बनती है, हमारी ट्रीटिकेल बनाया गया। और ये जो बनाने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था हमारे रिंकू। क्या नाम था? रिंकू नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और मैं भाई बात करूँ इसकी किस्म तो आपके ट्रीटिकेल की जो किस्म है वो हमारे D46 है। और इसके अंदर जो मैं बात करूँ क्रोमोजोम नंबर तो ये हमारे 2n बराबर कितना होता है 56 इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो जो पोस्टक्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एकीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकीन नाम का इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका पोस्टक्रम पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ट्रीटिकेल के बारे में। और तो ट्रीटिकेल एक बहुउद्देशीय फसल है। कैसे बहुउद्देशीय फसल है? जिसके विकास के वानस्पतिक चरणों के दौरान आपके क्या दौरान बनाया जा सकता है। इसके वानस्पतिक जो होता है विकास उसके दौरान इसको बनाया जा सकता है। मैं बात करूं बाद में अनाज के लिए काटा जा सकता है और इसे साइलेज के लिए भी आपके बनाया जा सकता है। तो जो ट्रीटिकेल है इसको अनाज के लिए भी हम बोल सकते हैं और हमारे जो साइलेज वगैरह बनाने हैं अर्थात पशुओं के चारे के रूप में भी इसको जो बोया जा सकता है। मैं बात करूँ इसके वैज्ञानिक नाम तो इसका बोटनिकल नेम है ट्रीटिकोस्केल नाम है। इसका जो कुल है वो ग्रामीण है। इसका जो संकरण है वो गेहूं और राई से बनाया गया है और रिंकू नामक वैज्ञानिक ने इसका बनाया था। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है कि विश्व की प्रथम निर्मित धान्य फसल कौन सी? ट्रीटिकेल है। यदि आपसे कोई पूछे कि विश्व की प्रथम मानव निर्मित या निर्मित जो धान्य फसल कौन सी तो कौन सी? हमारी ट्रीटिकेल है। या यदि आपसे पूछ ले कि मानव द्वारा प्रथम कृत्रिम फसल कौन सी तो वे हमारे कौन से? ट्रीटिकेल है। आगे आते हैं ट्रीटिकेल की खेती। ट्रीटिकेल ठंडी जलवायु का पौधा होने के कारण उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी क्या कहते हैं? खेती की जाती है। तो ध्यान रखना कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर इसकी खेती करते हैं। और वहाँ पर करने का क्या कारण? तो ये ठंडे प्रदेशों की क्या हमारी फसल है। बात करते हैं इसके अंदर मृदा की तो बलुई दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। उचित जल निकास वाली मृदा अच्छी मानी जाती है। उत्तरी भारत में गेहूं की तरह इसकी क्या होती है? हमारी रबी मौसम के अंदर इसको क्या करता है? उगाया जाता है। तो ध्यान रखना कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जैसे हमारे गेहूं की खेती होती है उसी तरह रबी की फसल के रूप में जो हमारी ट्रीटिकेल की क्या करती है? नॉर्थ इंडिया के अंदर खेती की जाती है। आगे बात करें बुआई की विधियां तो गेहूं के सामान इसकी हम सीड ड्रिल के माध्यम से भी इसको जो बो सकते हैं। हल की सहायता से या सीड ड्रिल द्वारा या डिबलर के द्वारा इसको क्या करता है? बोया जाता है। बात करते हैं इसके अंदर सिंचाई की तो सिंचाई ज्यादा करने पर यह क्या होता है? हानिकारक होता है। अर्थात इसको ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यह सिंचित क्षेत्रों में उपयोगी है जबकि सिंचित क्षेत्रों में उपज 35 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या असिंचित में 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इसका परिपक्व काल अधिक बीज बिखेरने की समस्या होती है। मतलब इसके सबसे जो दिक्कत होती है वो होती है फली के चिटकने की, जो सिटरिंग जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इसकी जो मेन समस्या होती है कि जब ये परिपक्व होती है या पकड़ते समय में जो बीज बिखरने की जो समस्या होती है वो इसके अंदर रहती है। मैं वही बात करूँ ट्रीटिकेल में गेहूं की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही तथा वातावरण में प्रति इसका उपयोग अनुकूल अविश्वसनीय रहा, जिसका परिणाम स्वरूप ये फसल केवल शोध केंद्रों तक ही क्या रही है? हमारी सीमित रही है। यानी इसकी जो खेती है वो हमारे ज्यादा नहीं करते, जो केवल हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहीं पर इसकी खेती की जाती है। तो ये तो हमारे ट्रीटिकेल वाला क्वेश्चन। अगला है कि गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उसमें बीजोपचार तथा बुआई का ढंग बताना कि गन्ने के अंदर बीजोपचार कैसे करते हैं और इसके टुकड़ियों या बीजोपचार या बुआई का इसके अंदर ढंग बताना। तो पहला आता है हमारा सीड ट्रीटमेंट कि गन्ने के अंदर सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो गन्ने के बीजों का जो अंकुरण बढ़ाने या उसमें शीघ्र अंकुरण बढ़ाने या शीघ्र वृद्धि करने के लिए फफूंद जनित रोगों से बचाने हेतु निम्न रसायनों को उससे क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। वो कौन कौन से रसायन उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो पहले हमारे एक लाल 0.5% या 500 ग्राम जो दवा होती है उसको 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर उसका जो घोल है उससे हम बीजों को उपचारित करते हैं। या हमारा जो एरिटोन नाम की जो दवा है उसके 0.25% घोल या मैं बात करूँ 250 ग्राम का जो घोल है उसको 100 लीटर पानी के अंदर घोल कर बीजों को उपचारित करना चाहिए।
इसके बाद बात करेंगे इसके जो टुकड़े होते हैं, इसके जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को 10 मिनट तक इस घोल के अंदर क्या करता है हमारा डुबो कर रखते हैं। उसके बाद में इसकी क्या करते हैं बुआई करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कार्बेंडाजिम का जो 2 ग्राम का जो बात करूँ 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी के अंदर इसको घोल कर 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखते हैं और उसके बाद में इसको क्या करते हैं खेतों के अंदर टुकड़ों को लगाया जाता है। आगे देखते हैं और किसके माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं। तो आता है कि चूने के घोल से टुकड़ों को उपचारित करने से अंकुरण क्या रहता है हमारा अच्छा रहता है। कि जो चूने का जो घोल है उसके माध्यम से हम इसको क्या करते हैं उपचारित कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि टुकड़ों को 10 ppm के नैप्थेलिक एसिड जिसको बोलते हैं NaA, जो Na हार्मोन होता है नैप्थेलिक एसिड, इस हार्मोन के घोल से भी क्या कर सकते हैं उपचारित करने से इसका जो विकास है या मैं बात करूँ अंकुरण है वो क्या होता है जल्दी होता है। उसके बाद में आते हैं इसके बुआई का ढंग। ये तो हो गए हमारे आपके बीजोपचार। अब बात करते हैं बुआई के ढंग की। तो बुआई की जो 3 विधियां है, कितनी विधियां हमारी 3 विधियां, उन 3 विधियों के माध्यम से हम इसके क्या कर सकते हैं बुआई कर सकते हैं। पहला आता है समतल खेत में बुआई। कि समतल खेत में बुआई कैसे करें। समतल खेत में बुआई तो आता है कि इस विधि में समतल खेत में 75 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर जैसी हल चालित से है जो जैसे 8 सेंटीमीटर गहरे कुंड बना देते हैं। मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि इस विधि के अंदर जो हमारा समतल खेत है वो समतल खेत के अंदर 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारे जो देसी हल है किसके माध्यम से, देसी हल के माध्यम से क्या बना देते हैं गहरे कुंड बना देते हैं। क्या बनाते हैं गहरे कुंड बना देते हैं और उन कुंडों के अंदर हम ये जो गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या लगा देते हैं। तो इसके समतल खेत के माध्यम से कर सकते हैं इसकी बुआई। इसके अलावा मैं बात करूँ नालियों से बुआई, नालियों से इसकी बुआई कैसे करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं कि इस विधि में खेत में 90 सेंटीमीटर दूरी पर नाले बनाते हैं। कि 90 सेंटीमीटर पर दूरी पर क्या बनाते हैं नाले बनाते हैं तथा नालियों की जो गहराई होती है वो 20 सेंटीमीटर चौड़ाई पर 45 सेंटीमीटर रहता है और उस नालियों के माध्यम से जो गन्ने के टुकड़े उनको बो देते हैं। उसके बाद में आता है समतल बुआई करके मिट्टी चढ़ाना। इसके अंदर क्या है तो इस विधि के अंदर समतल खेत में बुआई करके वर्षा ऋतु में पौधों पर क्या कर देते हैं मिट्टी चढ़ा देते हैं। जैसे इसके अंदर गन्ने के जो टुकड़े लगाने के बाद में जो वर्षा ऋतु आती है तब उस पर क्या कर देते हैं साइडों के अंदर क्या लगा देते हैं मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो इसके माध्यम से हम बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कि शुगर केन प्लांटर एक जो मशीन आती है उसके माध्यम से भी इसकी क्या कर सकते हैं बुआई कर सकते हैं। बुआई में गन्ने के टुकड़ों को 2 तरह से लगाते हैं। जो गन्ने के टुकड़े होते हैं उनको कितने तरीके से लगाते हैं 2 तरीके से लगाते हैं। एक तो होता है सिरे से सिरा अर्थात सिरे से सिरा मिलाकर और दूसरा होता है हमारे आंख से आंख मिलाकर। और सर्वाधिक जो विधि अपनाई जाती है वो हमारी है आंख से आंख। कौन सी विधि आंख से आंख विधि। आंख से आंख विधि मिलाकर इसके क्या करते हैं सबसे ज्यादा ये विधि अपनाई जाती है। सबसे ज्यादा इसी विधि द्वारा क्या करते हैं इसकी बुआई करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 6 और क्वेश्चन संख्या 6 है कि रिजगा बरसिम उत्पादन तकनीकों के बिंदुओं का वर्णन करना। किसका वर्णन करना रिजगा के बरसिम के उत्पादन तकनीक का क्या करना आपके जो आपको बिंदु दिए हुए उन पर क्या करना वर्णन करना। पहले बात करते हैं रिजगा की। तो इसका सबसे पहले आप किसी भी फसल के बारे में आपसे क्वेश्चन आ जाए तो 4 चीजें उसके अंदर मेजर लिखनी होती है। पहले उस फसल का हमारा बॉटनिकल नेम क्या है, उस फसल की फैमिली क्या है, उस फसल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है और उस फसल का ओरिजिन। ये 4 मेजर पॉइंट है जो आपको सभी के अंदर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखे हैं कि इस जो रिजगा फसल है इसका बॉटनिकल नेम क्या हमारे मेडिका को सेटाइवा, इसका जो क्रोमोसोम नंबर कितना 16, इसका कुल क्या हमारे फेबिस उत्पत्ति इसका क्या इराक है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन और रेशा का भी जो प्रतिशत दिया है 16 से 25% प्रोटीन होती है इसके अंदर। मैं वही बात करूँ आपके रेशा तो 20 से 30% इसके अंदर क्या होता है रेशा होता है। अगला आता है कि बीज दर बीजोपचार और उन्नत किस्में। इनके बारे में देखते हैं कि इसके रिजगा के जो बीज दर कितनी होती है, इसका बीजोपचार कैसे होता है, इसकी उन्नत किस्में कौन कौन से, तो इनके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इसकी बीज दर की। तो इसकी जो बीज दर होती है वो हमारी होती है 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। और ये जो बीज मैं बात करूँ बीज कैसे होता है तो ये हमारे बोलते हैं छिड़काव जो विधि है, छिड़काव जो विधि है उस विधि द्वारा इसकी जो बीज दर वो कितने रखते हैं 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। वही मैं बात करूँ कतार से यदि बोलते हैं तो इसकी 15 से आपके 15 kg प्रति हेक्टेयर इसकी क्या रखते हैं बीज दर रखते हैं। मैं बात करूँ इसके बीजोपचार की। तो रिजगा के जो
बीज होते हैं उसमें अमरवेल के बीज होने पर इसमें अलग करने के लिए रिजके के बीजों को 2.1% नमक के घोल में डुबोते हैं। अर्थात जो रिजका होता है, इस रिजके के बीज में एक हमारा खरपतवार होता है अमरवेल, अमरवेल के क्या हो जाते हैं बीज मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको 0.2% जो नमक का घोल होता है उसके अंदर इसके बीजों को क्या करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा आता है कि इसके मैं बात करूँ जिससे जो अमरवेल होती है, उस अमरवेल के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण क्या आ जाते हैं, पानी के ऊपर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, पानी के ऊपर आते हैं, और पानी के ऊपर आने से उनके बीजों को आसानी से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ इसके अंदर, लेकिन इस प्रकार अलग करने के बाद इसके जो बीज होते हैं उसको राइजोबियम मेलिलोटे जो कल्चर होता है, इसके जो बीजोपचार का जो पैकेट आता है राइजोबियम मेलिलोटे, उससे इसके बीजों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी उन्नत किस्में। उन्नत किस्म कौन कौन सी है, तो आनंद फर्स्ट, आनंद सेकंड, आपकी रसीस 8-9, इसके अलावा चेतक, और इसके अलावा रेम्बलर और मुपा नाम से इसकी क्या होती है कुछ उन्नत किस्में। आप इनके बारे में थोड़ी ध्यान रखना। अगले आते हैं समन्वित खरपतवार नियंत्रण। समन्वित खरपतवार नियंत्रण के बारे में देखते हैं। हाँ, तो जो रेजिका होता है उस रेजिका के अंदर समन्वित खरपतवार नियंत्रण के बारे में देखते हैं कि जो रेजिका की जो फसल है उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 25 दिन बाद क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। खरपतवार के बचाव के लिए जो खरपतवार समन्वित प्रबंधन है उसके लिए जो खरपतवार है उनसे 20 से 25 दिन बाद क्या करते हैं, इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। मैं बात करूँ रसायन, तो रसायनों के रूप में हम फ्लोराक्लोरिन 1 लीटर जो सक्रिय तत्व होता है उसको प्रति हेक्टेयर जो भूमि होती है उसके हिसाब से उसमें मिला देते हैं। उसके बाद में आता है पौधी व्याधि का नियंत्रण, क्या कोई भी रोग है उसका नियंत्रण कैसे करें, तो इसके अंदर जो प्रमुख रोग लगता है वो है हमारा मोइला। कौन सा, मोइला, जिसको हम एफिड्स भी बोलते हैं, ये इसके अंदर प्रमुख रोग होता है। मोइला कीट लगते ही मिथाइल पेराथियान 2% चूर्ण होता है, उसका 25 kg प्रति हेक्टेयर की से फसल पर क्या कर देना, भुड़काव कर देना। भुड़काव के रूप में इसका यूज करेंगे, और किसका करेंगे, मिथाइल पेराथियान का। किसका करेंगे, मिथाइल पेराथियान का। मिथाइल पेराथियान का क्या करेंगे, इसका अंदर यूज करते हैं। उसके बाद बात है अन्य, तो इसके अलावा हम अन्य कौन सा रसायन यूज करते हैं, तो अन्य आता है हमारा मिथाइल आता है, डाइमिथाइल आता है, 30 cc इसके अंदर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे इसके अंदर एक और झुलसा या ब्लाइट रोग भी लगता है, उसके बारे में देखते हैं। तो झुलसा या ब्लाइट, ये इसको बोलते हैं तुलासिता या डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं सफेद रोली। क्या बोलते हैं, हमारी सफेद रोली रोग भी बोलते हैं। ये किससे होता है, तो इस रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं मैंग का जैव। किसका, यदि आपको तुलासिता, डाउनी मिल्ड्यू या मैं बात करूँ ब्लाइट, इसके किसी भी लक्षण दिखाई दे तो आपको मैंगो जैव का, किसको, मैंगो जैव के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का क्या करना, घोल बनाकर उस पर छिड़काव करना। यदि प्रकोप ज्यादा हो जाए तो मैंगो जैव का एक बार पुनः वापस छिड़काव करना, अर्थात ये जो प्रकोप अधिक होने पर वापस दोहराना। इसके अलावा आता है कटाई और उपज, किसके कितनी क्या कटाई होती है, उपज क्या होती है, उसके बारे में देखना। तो पहले कटाई इसके 60 दिन बाद करते हैं, इसके बाद 30 दिन के अंतराल में करते हैं, और गर्मियों में 20 से 25 दिनों के अंतराल में करते हैं। हिचका की जो फसल है वो 7 से 9 दिन कटाई, इसमें 400 से 1000 kg जो चारा होता है वो हमें क्या होता है, आपके क्या होते हैं, प्राप्त होता है। कितना, मैं बात करूँ 400 से 1000 कुंटल इसके अंदर क्या होता है, आपको चारा प्राप्त होता है। और ये कितने दिन में, तो 7 से यदि 9 दिन के अंतराल में यदि आप काटते हो तो इतना आपको क्या होता है, उपज प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगली हमारी जो फसल है वो हमारी बरसीम। बरसीम के बारे में देखते हैं। तो बरसीम के अंदर जो 4 मेजर पॉइंट वो आपको फिक्स लिख रही है। पहला इसका बॉटनिकल नेम, तो इसका बॉटनिकल नेम हमारा ट्राइकोफोलियम अलेक्जेंड्रियम, इसका कुल नेम हमारा फेबिसिस, गुणसूत्र संख्या इसके अंदर 16 है। और इसके अंदर बात करूँ जो चतुर्गुणित जो बरसीम होती है उसके अंदर होता है हमारा 2n बराबर 32 होता है। इसके अलावा मैं बात उसके अंदर प्रोटीन और रेशे की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटीन होता है वो 20-21% होता है, और रेशा होता है हमारा 26 से 28% होता है। वहीं रेजिका के अंदर रेशा की बात करूँ तो वो होता है हमारे 20 से 30% होता है। बात करते हैं इसकी बीज दर, बीजोपचार और उन्नत किस्मों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देख देंगे इसकी बीज दर। जो देवगुणित होती है उसकी 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर क्या रखते हैं, बीज दर रखते हैं। वही मैं बात करूँ चतुर्गुणित की, तो चतुर्गुणित की 35 से 40 kg प्रति हेक्टेयर की क्या रखते हैं, बीज दर रखते हैं।
इसके अलावा मैं बात करूँ इसके बीजोपचार की, तो बीजोपचार बरसीम के बीजों में कासनी के बीज, कासनी खरपतवार के जो बीज होते हैं वो मिलने की क्या रहती है, इसके अंदर समस्या रहती है। तो जो कासनी के बीजों को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, तो इसके जो बोई होती है, तो बोई से पूरे 5% नमक के घोल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बरसीम के बीज हल्के होने वे कासनी के बीज डालते हैं। कासनी के बीज ऊपर तेज, अर्थात बरसीम के बीज भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और उनको अलग से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो रिचका के अंदर, और मैं बात करूँ हमारे बरसीम के अंदर सेम प्रोसेस है। रिचका के अंदर अमरबेल की समस्या होती है और उसके अंदर 2% नमक के घोल का यूज करते हैं। मैं वही बात करूँ बरसीम के अंदर, तो बरसीम के अंदर कासनी नमक खरपतवार की समस्या रहती है, जिसके अंदर 5% नमक के घोल का यूज करते हैं। और उसमें पानी में जैसे हम डालते हैं तो अमरबेल के, और मैं बात करूँ हमारे कासनी के बीज हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लग जाते हैं, और वहीं रिचका के और बरसीम के बीज नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर हम जो राइजोबियम मेलोलोटाई का यूज कर रहे थे, और यहाँ पर हम राइजोबियम कल्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद करते हैं हम इसकी उन्नत किस्म, बरसीम की उन्नत किस्में कौन कौन सी उनके बारे में देखते हैं। तो नशकावी, खतरावी और हमारी केसली और पूसा जॉइंट वरदान 780। पूसा जॉइंट एक इम्पोर्टेंट किस्म है। इसके अलावा मैं बात करूँ पूसा जॉइंट, तो ये पपीता की भी किस्म है, कैसे पपीता की भी किस्म है, तो इसके बारे में भी देख लेना। इसके अलावा आता है समन्वित खरपतवार नियंत्रण, कि इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण बरसीम में मुख्य रूप खरपतवार होता है वो हमारा होता है कासनी। कौन सा होता है, कासनी इसका मुख्य खरपतवार है। और मैं वही बात करूं तो इस सिंचाई के बाद अन्य खरपतवार के साथ उखाड़ देते हैं, जैसे भी हम सिंचाई देते हैं और अन्य जैसे खरपतवार होते हैं उनके साथ में कासनी के खरपतवारों को भी क्या करते हैं, उखाड़ देते हैं। तो यह तो हो गया एक सामान्य प्रोसेस। इसके अलावा कौन से हम रसायनों का यूज करके इसको नष्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर बात करूं मैं आपके, तो कासनी में अधिक मात्रा हो, यदि कासनी की हमारे जो बरसीम उसके अंदर अधिक मात्रा हो जाए तो हम ड्राइनोसल एसीटेट 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ध्यान रखना इस रसायन का जो नाम है वो क्या है, डाइनोसल एसीटेट नामक की जो मैं बात करूं जो हमारा है रसायन, इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा 0.2 ऑक्सीफ्लोरोस का जो उसका छिड़काव करता है, बुआई के बाद में अंकुरण से पूर्व इसका छिड़काव प्रभावी होता है। इसके अलावा आता है इसके अंदर पौध व्याधियों का नियंत्रण, अर्थात जो कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करते हैं इसके अंदर, तो वो देखते हैं। तो इसके अंदर कीट देखते हैं। सबसे पहले कीट, तो कीट रोमिल झीलियों का प्रकोप होता है। इसके अंदर किसका, रोमिल झीलियों का प्रकोप होता है। नियंत्रण रोलर चलाकर करते हैं, इसका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा करते हैं, रोलर चलाकर इसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा बात है तो इसके रोग, तो एक तो होता है हमारा गेरुई, वे जड़ सड़न रोग होता है, गेरुई है जिसको बोलता हूँ जड़ सड़न रोग बोलते हैं। इसका नियंत्रण कैसे करते हैं। दूसरा आता है इसका नियंत्रण, तो इसका नियंत्रण करते हैं हमें क्रॉप जो साइकिल है, फसल चक्र है, वो इसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा आती है इसकी कटाई व उपज। कटाई और उपज क्या है, तो जो अगेती फसल होती है उसकी जो कटाई होती है वो 45 से 50 दिन के अंदर करते हैं, ताकि दूसरी जो कटाई है उसके क्या कर सके, जल्दी कर सके। मैं वही बात करूँ तो बाद में 30 दिन के अंतराल पर करते हैं। इसकी जो उपज होती है वो हमारी कितनी होती है, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि जो रिचका की थी वो हमारी थी 400 से लेकर 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी क्या थी, उपज थी, यदि हम 7 से 9 दिनों के अंदर इसको काटते हैं तो। इसके अलावा आगे चलते हैं, यदि बीज, तो बीज के लिए 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर इसकी क्या होती है, हमारी उपज होती है। और हरा चारा यदि हमें प्राप्त करना तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी क्या होती है, बीज हमें चारा प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि चना व काबुली चना उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में लिखना। चना और काबुली जो चना उसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले चना। चना का जो बोटनिकल है वो हमारा नेम है, वो हमारा साइसर एराइटिनम है। साइसर एराइटिनम इसका नाम हो गया। इसके अंदर गुणसूत्रों की बात करो तो इसके अंदर 14 होते हैं। मैं वही बात करूँ जो काबुली चना उसका नाम है साइसरम, आपके साइसर काबुलिकम इसका बोटनिकल नेम हो गया। जिसके अंदर जो गुणसूत्र है वो कितना होता है, हमारा 16 होता है।
बाकी चीज़ें इसके अंदर वापस सेम आ जाएगी। इसका जो कुल है वो हमारा फेबिस हो गया, जिसके अंदर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, अंकुरोदन हाइपोजन प्रकार का होता है। प्रोटीन इसके अंदर कितनी होती है? 21% पाई जाती है। आगे देखते हैं उत्पत्ति स्थान। तो इस दोनों का जो उत्पत्ति स्थान है वो देखते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान है वो हमारा दक्षिण पश्चिम एशिया, या जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान बोलते हैं, वो इसका क्या हो गया आपका उत्पत्ति स्थान हो गया। चने के पत्तियों में जो अमल होता है, मैं बात करूँ, एक तो मेलिक अमल होता है, एक ऑक्जेलिक अमल होता है। 96% तो हमारा मेलिक अमल होता है और 4% के साथ हमारा ऑक्जेलिक अमल होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसका महत्व क्या है, तो रबी ऋतु में उगाई जाती है। जो चना होता है हमारे कौन से सीजन में होता है? रबी ऋतु में होता है। तो सब भारतीय महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसलों में देखो स्थान है तो वो हमारा चना का। विश्व के कुल उत्पादन का 70% उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारे भारत के अंदर होता है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी। जो रबी सीजन होता है उसके अंदर होता है 70% से विश्व का जो कुल चना उत्पादन उसका 70% हमारे भारत में होता है। और चने में जो दाल है, दालों में इसका क्या प्रमुख स्थान है। इसके अलावा महत्व के अंदर लिख देना, इसका उपयोग है वो दाने में, बेसन बनाने में आदि में इसका किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उत्पादन जो क्षेत्र है उसके अंदर हमारा राजस्थान का जो एरिया है, इसके अंदर राजस्थान में हम बात करें तो जो हमारे पश्चिमी और दक्षिण जो राजस्थान है या जो सेंट्रल राजस्थान, उसको मेन आपके जो जिले उनको लिखना है। जैसे जयपुर, सीकर, अजमेर, भरतपुर हो गए, ये हमारे जिले हो गए। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं जलवायु। तो जलवायु जैसे बात है कि रबी सीजन की तो ठंडी और शुष्क जलवायु की क्या होगी? आपकी आवश्यकता होगी। तापमान रबी के अंदर थोड़ा कम ही चाहिए, तो 25 से 28 डिग्री, और वर्दी के लिए 15 से 18 डिग्री चाहिए। और ये हमारा कैसा है? LDP प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। पुष्प का समय पाले के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। और इसके अलावा वर्षा तो 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की होती है। यदि वर्षा नहीं हो तो सिंचाई करके भी इसको उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सोइल की। सोइल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चने की जो अधिक फसल लेते हैं तो उसमें ढेले युक्त मृदा चाहिए। कैसे चाहिए? ढेले युक्त हमें क्या चाहिए? मृदा चाहिए। ढेलेदार या ढेलेदार हमें क्या चाहिए? मृदा चाहिए। तो ये इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ढेलेदार या मैं बोलूँ कि भुरभुरी मृदा इसके अंदर चाहिए। चने की खेती उचित जल निकास वाली दोमट भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। जो उचित जल निकास वाली जो दोमट मृदाएं होती है उसके अंदर आसानी से कर सकता है। मृदा की पीएच की बात करूँ तो 6 से 7.5 और उचित जल धारण वाली क्या होनी चाहिए? आपकी मृदा होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं उर्वरक और खाद की मैं बात करूँ तो 2.5 से 3 टन बुआई से 20 से 25 दिन पूर्व देना चाहिए। कितना? 2.5 से 3 टन बुआई से पूर्व देना चाहिए। वहीं बात करूँ मैं NPK की बात करूँ तो NPK 15 से 20 kg, और फॉस्फोरस हमारे 35 से 40 kg, और जो पोटेशियम होता है हमारे 30 kg देते हैं। या इनका मैं रेशियो की बात करूँ तो 1:2:1 के अंदर इसको देते हैं। अर्थात इसमें फॉस्फोरस की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। आगे चलते हैं, इसकी उन्नत किस्मों की बात करते हैं। तो इसकी एक उन्नत किस्म है राधे। एक तो इसकी उन्नत किस्म है राधे, एक अवरोधी, एक आप वरदान है, सम्राट है, अर्पण है, RS 1110 है, और प्रताप चना फर्स्ट। इसके क्या हुई? हमारी उन्नत किस्म हुई। इसके अलावा मैं बात करूँ आपकी बीज दर की, तो जो चना होता है उसकी बीज दर होती है 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। मैं वही बात करूँ काबुली चना की तो 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर इसकी क्या होती है? बीज दर होती है। त्यार में काबुली चना की जो बीज दर होती है वो थोड़ी अधिक होती है। इसके अलावा तो चने की दो प्रमुख प्रजातियाँ होती हैं। एक तो हमारा देसी चना, एक होता है हमारा काबुली चना। दोनों वैज्ञानिक नाम वापस रिपीट हो गए, साइसर एराइटिनम और साइसर काबुलिकम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इनके बीजोपचार के बारे में। बीजोपचार थायरम से करते हैं, 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है। और राइजोबियम कल्चर से भी इसका क्या करता है? बीजोपचार कर सकता है। इसके अलावा बुआई छिड़काव विधि द्वारा कर सकते हैं, कुल द्वारा कर सकते हैं, और हमारे सीडर द्वारा भी इसकी क्या कर सकते हैं? बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा था खरपतवार नियंत्रण बुआई से पहले फ्लूक्लोरिन द्वारा, और बुआई के बाद पेंटामेथिलिन द्वारा, और अंकुरण के बाद इमेजोप थापर द्वारा इसका क्या कर सकते हैं? हम बीजोपचार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। कीटों की बात करते हैं तो फल छेदक इसके अंदर कीट लगते हैं, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या हमारा? हेलिकोवर्पा आर्मीजर है इसका बॉटनिकल नेम। इसका जो उपचार है वो एनपीवी जो तकनीक उसके द्वारा कर सकते हैं, जिसका वो पूरा नाम है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रिस वायरस है, उसके द्वारा कर सकते हैं। इसका जो रसायन है वो इमाबेक्टिन या इंडोक्लोरोकार्बन द्वारा इसका क्या कर सकते हैं?
रसायन द्वारा ग्रसित है। सफेद मक्खी जिसको बोलते हैं बोमेशिया टोपिका, इसका बॉटनिकल नेम है। और पित्त शिरा जो वायरस होता है इसका क्या हमारा रोग आ गया। जो येलो मोजे जो वायरस होता है उसका क्या हमारा जो रोग वाक्य है वो हमारे को सफेद मस्क के बोमेशिया टोपिका है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रमुख कीट हो गए। मैं वही बात करूँ इसके प्रमुख रोगों की, तो इसके अंदर जो प्रमुख रोग है जिसका नाम है ऊकटा, ये जिसको बोलते हैं मलानी या फिल्ट इंग्लिश में बात करूँ। और इसका जो कवक होता है वो हमारे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम जो कवक होता है उसके द्वारा होता है। इसका जो उपचार है वो किसके द्वारा करते हैं, मैंगो जेब के द्वारा इसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इसके अलावा बात करूँ गहराई की, तो 8 से 10 सेंटीमीटर इसके बीच की गहराई होनी चाहिए। कड़ाई या मड़ई क्या होते हैं, तो देखते हैं कि पकड़ने पर हसिया होता है उसके माध्यम से कटाई करते हैं। और आजकल इसकी जो कटाई है वो रीपर के माध्यम से भी इसकी कटाई करते हैं, जो चारे वाली जो मशीन आती है छोटे वाली उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर चालित जो थ्रेसर होते हैं उसके द्वारा इसकी मडाई करते हैं। कटाई और मडाई दोनों अलग अलग है। इसके अलावा बात करते हैं उपज, तो उपज सिंचित क्षेत्रों के अंदर 8 से 12 क्विंटल और सिंचित क्षेत्रों के अंदर 15 से 20 क्विंटल इसकी क्या होती है, हमारी उपज होती है। ये तो हमारा। और अगला क्वेश्चन है हमारा जय और सूरजमुखी के निम्न बिंदुओं पर आपको क्या करना है, निम्न बातों पर इनका क्या करना जो है उन पर विस्तार से आपको बताना है। तो देखते हैं जय और सूरजमुखी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जय का जो वैज्ञानिक नाम है वो हमारे एविना सटाइवा। कुल ग्रामीण उत्पत्ति से माइनर और जो गुणसूत्र संख्या है वो हमारे 42 42 इसके अंदर गुणसूत्र संख्या। इसकी जो किस्म है वो हमारे कैंट एक हमारी इसकी किस्म है HF4114 और एक हमारे कोचमैन नाम से इसकी क्या गए किस्म है। इसकी बीज दर की बात हो तो 100 kg प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर है। वही मैं बात करूँ इसके बीजोपचार की, तो FIR विधि द्वारा इसका क्या करता है, बीजोपचार करता है। और 22 टीम द्वारा भी इसका क्या करते हैं, उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा तक खरपतवार के नाम व नियंत्रण, किसके कौन कौन से इसके अंदर खरपतवार लगते हैं और इनका नियंत्रण कैसे करते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद ये निराई गुड़ाई इसकी कहते हैं आवश्यक होती है, अन्यथा उपस्थितता चारे वाली पौष्टिकता कम हो सकती है। यदि इसकी हम निराई गुड़ाई नहीं करें तो क्या हो सकता है, तो इसकी उपज कम हो सकती है और हमारा जो चारा होता है उसकी भी क्या हो सकती है, पौष्टिकता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। खरपतवार में रासायनिक नियंत्रण है तो 2,4-D अत्यंत क्या हमारा आवश्यक है। उसके बाद आते हैं पौधों की व्याधि प्रबंधन, कि पौधों के अंदर कौन कौन सी व्याधियों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो पहले है कि इसके अंदर जई की बुआई के समय खेत में 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 5% क्लोरोपायरिफॉस दवा का क्या कर सकते हैं, प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं आगे। इसमें दीमक व अन्य भूमिगत कीटों का भी क्या होता है, प्रकोप नहीं होता है इसके अंदर। अगला आता है इसके अंदर कटाई प्रथम 50 से 55 दिन बाद करते हैं। जो दूसरी कटाई है वो 30 दिन के अंतराल में करते हैं। इसके जो उपज होती है वो 500 से 600 kg प्रति हेक्टेयर की क्या होती है, उपज होती है। इसके अलावा बात करते हैं सूरजमुखी की। तो जो सूरजमुखी का जो बॉटनिकल नेम है, मैं बात करूँ सूरजमुखी के बॉटनिकल नेम की, तो सूरजमुखी का जो बॉटनिकल नेम है वो हमारे हेलियंथस एनस क्या है, हमारे हेलियंथस एनस इसका बॉटनिकल नेम है। कुल इसका कंपोजिट हो गया, उत्पत्ति इसकी मैक्सिको हो गई और गुणसूत्र संख्या इसकी क्या हो गई, 34 हो गई। इसके अंदर जो फल है उसको फल को अकेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकेन। कई गीतों में अचैन है, कई में अकेन। तो इसके क्या हुआ, हमारा फल हो गया। इसके बाद करूँ इसकी किस्म है, तो इसकी किस्म है सूर्या, मॉडर्न, सराइज, BS4 वर्स्ट। मैं बात करूँ चंद्रमुखी, ज्वाला, रिकॉर्ड और पी देवी के नाम से इसकी कुछ किस्म है। इसके अलावा इसकी जो बीज दर है वो हमारे 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर की बीज दर है। बीजोपचार की बात करूँ तो 3 से 4 ग्राम थायरम या 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित इसको करना चाहिए। अगला आता है इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण। तो बुआई से पूर्व इसका नियंत्रण किसका करते हैं, हम फ्लूक्लोराइल द्वारा इसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व इसका किसके द्वारा, पेंडामेथिलिन द्वारा क्या करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा अंकुरण के बाद इमेबजातार, सेम हमारी किसका चने वाला, चने के अंदर हमने पढ़ा था सेम वही इसके अंदर क्या करते हैं, खरपतवार नियंत्रण में यूज करते हैं। इसके अलावा आता है पौधों की व्याधियाँ। तो इसके अंदर कौन कौन से रोग होता है, तो पहला इसके अंदर आता है चारकोल रोट होता है, वो हमारे कवक द्वारा होता है। और माइक्रोफेमिना फेजियोली नामक जो कवक होते हैं उसके द्वारा ये रोग होता है। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो बेरेन पुष्प, जो बेरेन पुष्प है ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, बेरेन अर्थात बोरोन
अर्थात बोरोन की कमी से होता है। सूरजमुखी का जो पुष्प होता है उसमें परागणों का नहीं बनना। जो सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो मैं बात करूँ परागण होता है वो नहीं बनते। ये हमारा कौन सा रोग कहलाता है? बेरेन कहलाता है। और किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। इसके अलावा चेफिनेस रोग होता है, परागणों की कमी से पुष्प में दानों का नहीं बना। अर्थात जो परागण होता है उसके अंदर परागणों की कमी से पुष्प नहीं बनता। तना जड़ गलन, पत्ती धब्बा रोग, अर्थात तना धब्बा रोग, जड़ गलन मैं बात करूँ पत्ती धब्बा, ये मैंगो जेल द्वारा इसको उपचार करते हैं। तुला चित्ता 4 ग्राम मेंटल एक्जिल। और मैं कीटों बात करूँ तो कटवर्म इसके अंदर कीट लगता है। हरा तेला और सफेद मक्खी इसके अंदर क्या होता है? प्रमुख कीट होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कटाई की उपज। कटाई और उपज के बारे में देखते हैं। सूरजमुखी के बीज कड़े हो जाए, कड़े या कठोर हो जाए, सूरजमुखी के बीज तो पत्तियां पीली पड़कर गिर जाते हैं तो उसकी क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। मैं बात करूँ सूरजमुखी, तो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो कठोर हो जाए और इसकी पत्तियां जो पीली पड़कर यदि गिरने लग जाए तो इसकी क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। मैं इसकी उपज की बात करूँ तो इसकी उपज होते हैं 15 से 20 केजी प्रति एकड़। और अगला बात आती है किसो संख्या 7 और इसके अंदर फर्स्ट है निम्नलिखित के साथ साथ जई की खेती और तकनीकों का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। पहले आता है जई। जई का जो वैज्ञानिक नाम है वो आता है हमारे एविनस सेटाइवा। इसके अलावा इसकी किस्म कौन कौन सी है? तो इसकी कैंड HFO 114 और वॉचमैन इसकी क्या होगी? किस्म होगी। बीज दर 100 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। और बीजोपचार इसका FIR अर्थात फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम द्वारा करते हैं। इसका जो रोपण और मैं बात करूँ फसलों की जो ज्यामिति होती है उसके बारे में देखते हैं। और इसका जो खरपतवार प्रबंधन है तो इसका खरपतवार प्रबंधन हमने पहले देख लिया था। सेम सूरजमुखी समान ही है। कटाई, प्रथम कटाई 50-55 दिन बाद में, 30 दिन बाद और 500-600 केजी सेम वापस रिपीट हो ही गया। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसलों दलहनी फसलों में समन्वित खरपतवार एवं पौध व्याधि प्रबंधन के बारे में आपको बताना है। तो रबी फसलों में खरपतवार, जो रबी की फसल होते हैं उसके अंदर दलहनी फसलों में समन्वित जो दलहनी फसल होते हैं उनका कम खरपतवार प्रबंधन कैसे करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कि 2 से 3 अच्छी जुताई फसल बोने से पूर्व करनी चाहिए ताकि खरपतवार क्या हो जाए? हमारे नष्ट हो जाए। तो खरपतवार नष्ट करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि हम जब किसी फसल की बुआई करें तो 2 से 3 बार अच्छी क्या कर लेनी चाहिए? खेत की जुताई कर लेनी चाहिए ताकि जो खरपतवार है वो हमारे अच्छी तरह से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। इसके अलावा बात करूँ फसल उगने के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फसल उगते ही 20 से 25 दिन बाद हम नॉर्मल क्रॉप्स के अंदर क्या करते हैं? निराई गुड़ाई करते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है फिर फसल 40 से 50 दिन की हो जाए तो फसल में खरपतवार हो तो हाथ से क्या कर लेना चाहिए? उखाड़ लेनी चाहिए। तो ये 3-4 वीडियो अपना चाहिए। पहले तो खेत वो 3-4 बार अच्छी तरह जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद में जुताई करनी चाहिए। इसके अलावा और भी यदि खरपतवार रह जाए तो उनको जो हाथों से उखाड़ लेना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं रसाई। तो बुआई से पहले हम जो दलहनी फसलों के अंदर फ्लूक्लोरेलिन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और मैं वही बात करूँ बुआई के बाद तो बुआई के बाद पेंडामेथिलिन का। और मैं वही बात करूँ अंकुरण के बाद तो इमेजाथाफो का क्या कहते हैं? यूज करते हैं। जो कि हमने अभी सूरजमुखी के अंदर चना के अंदर लगभग रबी की जो जितने भी पल्स क्रॉप है उसमें मतलब सेम है। अगला आता है हमारा फसल व्याधि। इसके अंदर पल्स जो हमारे पल्स क्रॉप है उसके अंदर कौन कौन से क्या लगते हैं? कीट लगते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर एक कीट है हमारा जिसका नाम है हमारा फली छेदक। फली छेदक के बारे में देखते हैं जिसका बॉटनिकल नेम हमारे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। उपचार NTV द्वारा करते हैं। इमावेक्टिन और इंडोक्लोरोकार्बन उसके द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सफेद मुखी बोमेशिया टोबेकी। अभी हमने बताया ये लोग जो मोजेक वायरस होता है उसका भाग है। पित्त शिरा मोजेक जो होता है उसका भाग हो गए। जो पित्त शिरा मोजेक इसका जो भाग है वो कौन? हमारी सफेद मक्खी। ये यहाँ पर लिख रखा बोमेशिया टोबेकी और वायरस द्वारा ये फैलने वाला रोग है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 2021-22 का। और पहला क्वेश्चन हमारे रबी क्रॉप्स के। रबी क्रॉप्स क्या होती है?
रबी क्रॉप्स के बारे में देखते हैं कि रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के, जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर कौन सा महीना, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। और इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पक्त समय मैं बात करूं तो गर्म वातावरण की क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं, जो आलू, चना, मसूर, असली जो अलसी होते हैं हमारे, मटर, सरसों आदि, इसके अंदर क्या आता है, हमारा रबी क्रॉप के अंदर आता है। इसके अलावा आता है गन्ने में रेटोनिंग। रेटोनिंग की क्रिया क्या होती है उसके बारे में देखते हैं कि गन्ने में रेटोनिंग की क्रिया कैसे होती है। क्या जब गन्ने के अंदर जो पुरानी फसल की कटाई के बाद, तो गन्ने की फसल में पुरानी फसल की कटाई के बाद उसी फसल से नई फसल का निर्माण होता है, तो उसे यह क्रिया क्या कहलाते हैं, रेटोनिंग कहलाते हैं। अतः इस फसल को पेडी फसल के नाम से भी जानते हैं। अर्थात होता क्या है, तो कि जैसे हमने गन्ने की फसल लगाई और गन्ने की फसल लगाने के बाद में, गन्ने की फसल को काटने के बाद में जो पीछे बच जाता है, उससे जो है एक नया वापस प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसको हम ये जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं रेटोनिंग। क्या बोलते हैं, रेटोनिंग बोलते हैं। और ये जो फसल जो तैयार हुई है इस फसल को हम बोलते हैं पेडी फसल। क्या बोलते हैं, हम पेडी फसल के नाम से जानते हैं। अगला है चने की चुंटाई। चने की चुंटाई क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। जो चने की जो चुंटाई होती है इसको हम बोलते हैं निपिंग। क्या बोलते हैं, निपिंग भी बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि जो चने के जो होते हैं वो चने के जो 20 से 25 सेंटीमीटर वाली जो ऊपर की जो शाखा होती है उसको ऐसे तोड़ लेते हैं। तोड़ते क्यों है कि जो चना होता है उस चने की वानस्पतिक वृद्धि कम हो, उसकी जननिक वृद्धि ज़्यादा हो, इसलिए ये सारे क्रिया करते हैं। हाथ द्वारा कर सकते हैं, या हम बोलते हैं कि खेत के अंदर जो भेड़े होते हैं वो चरा छोड़कर उनको भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये चने की चुंटाई जो है वो निपिंग है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई की क्रांति कैसे, अर्थात क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। इसके बारे में आपको बताना है कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती है। तो पानी की आवश्यकता का महत्वपूर्ण चरण है। कि पानी की आवश्यकता का क्या हमारा महत्वपूर्ण चरण है। पानी की आवश्यकता का महत्वपूर्ण चरण है उस बिंदु को संदर्भित करता है जिस पर पानी के तनाव से उस उपज में काफी क्या आती है, कमी आती है। अर्थात जो क्रिटिकल स्टेज होते हैं वो स्टेज होती है कि जिस पर यदि हम पौधे को पानी नहीं दे तो वहां पर हमारी उपज के अंदर क्या होता है, भारी नुकसान होता है। और इसमें नमी संवेदनशील चरण भी कहा जाता है। जो ये क्रिटिकल स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, आपके नमी संवेदनशील चरण भी बोलते हैं। नमी संवेदनशील अवधि या महत्वपूर्ण चरण है। इसके दौरान पानी की कमी के कारण होते हुए नमी, तनाव या उपज क्या होती है, हमारी परिवर्तित रूप से कम कर देती है। तो ये ध्यान रखना है क्रिटिकल की स्टेज क्या होती है। इसके अलावा हमें पूछा है डिफरेंट, तो गेहूं और गेहूंसा के अंदर हमें क्या पूछा है, डिफरेंट पूछा है। तो गेहूं तो एक क्या है, हमारी सीरियल ग्रुप है, अनाज वाली फसल है। जबकि जो गेहूंसा है वो हमारे एक क्या, बीज है, खरपतवार है। दोनों का वैज्ञानिक नाम देख लेना, ट्रिटिकम एस्टिवम और फेलरिस माइनर, दोनों के वैज्ञानिक नाम हो गए। एक डिफरेंट तो ये हो गया हमारा। जोड़ों का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। इसके अंदर हल्का गुलाबी रंग की क्या होती है, जड़ें होती हैं। और इसका जो मैं बात करूं जो टेस्ट वेट है, परीक्षण भार है, वो हमारा 40 ग्राम है। और इसका कितना है, 2 ग्राम है। और मैं बात करूँ इसमें खाद्यान्न, ये खाद्यान्न ग्रुप है, सीरियल ग्रुप है। और ये एक हमारे क्या वेट है। तो ये इसके अंदर नॉर्मल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद और उर्वरक में क्या, आपको क्या बताना, अंतर बताना कि खाद और उर्वरक क्या होता है। फसल या पशु के जो अवशेषों से जो तैयार पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। जो खाद होता है वो तो फसल अवशेष या पशुओं का जो अवशेष होता है उससे तैयार किया जाता है। जबकि जो उर्वरक होता है वो कृत्रिम रूप से या मानव द्वारा फैक्ट्रियों के अंदर, या मैं बात करूँ कारखानों के अंदर क्या किया जाता है, आपका तैयार किया जाता है। मैं वही बात करूँ, ये जैविक होता है। जो खाद होता है वो जैविक रूप से होता है, ऑर्गेनिक होता है। और ये हमारा कैसे होता है, रासायनिक होता है। खेत या फार्म पर आसानी से बनाया जा सकता है। जब इसको जो उर्वरक है इसको फार्म पर नहीं बना सकते, इसको फैक्ट्री और कारखानों में तैयार किया जाता है। सभी आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो खाद होते हैं उसके अंदर जो हमें आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। जब उर्वरक के अंदर क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। मैं वही बात करूँ आगे अंतर की। अगला जो डिफरेंट है, ये ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, जबकि इनकी जो मात्रा होती है वो कम मात्रा में भी इसका यूज कर सकते हैं। बुआई से पूर्व उपयोग करते हैं, इसका बुआई के समय भी कर सकते हैं, बुआई से पहले भी कर सकते हैं, और बुआई के बाद में ये जो उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा है ज्यादा प्रयोग पर मैं बात करूँ हानिकारक
प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात खाद है यदि इसका हम ज़्यादा यूज कर लें या ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर लें तो भी इसका कोई भी है जो हम बात करें इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो हमारे उर्वरक है इसका यदि हम ज़्यादा यूज करें तो इसका क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद होती है वो हमारी प्राय खादों के अंदर आती है। यूरिया, डीएपी और जो एनपीके है वो हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे उर्वरकों के अंदर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला औषधि और सुगंधीय पौधे। औषधि और सुगंधीय पौधों के बारे में आपको बताना, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताना। तो औषधीय पौधे वे पौधे हैं जिनकी जड़ें, तना, पत्ती, बीज का उपयोग दवाइयों के बनाने के रूप में यूज करते हैं। अर्थात मैं बात करूँगी ऐसे पौधे जिसका कोई भी पार्ट हो, प्लांट का कोई भी पार्ट जिसका हम मेडिकल के रूप में यूज करते हैं, वो सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर बता रखे जैसे सफेद, मूसली, सनाई, इसबगोल, इसवसर, जो सर्पगंधा, नीम, अफीम, ग्वारपाठा, रतनजोत। और इनके यहाँ पर साथ में क्या दे रखे हमारे बॉटनिकल नेम दे रखे। जैसे मैं बात करूँ सफेद मूसली, फ्लोरोफाइटम वोरीविलियम इसका वैज्ञानिक नाम है। सनाई का केसिया अर्गेस्टिफोलिया है। इसबगोल का प्लांट है गोवेटा है। इसके अलावा सर्पगंधा का होगा राहुल स्पेरेंटाइल। नीम का एजरिटा इंडिका, आपके अफीम का पेथरोस ओमनिफेरम, ग्वारपाठा का एलो बेरवेंडिस, रतनजोत का जेटोबा गर्गस। तो ये सारे के सारे बीमारी के हुए मेडिसिनल प्लांट हुए। वही बात करें हम सुगंधित पौधे, तो सुगंधित पौधे कौन से होते हैं कि वे पौधे या सुगंधित पौधे जिनके उत्पादन और उत्सर्जन करते हैं। जो सुगंध का क्या करते हैं, हमारे सुगंधित पदार्थों में या तो उत्पादन करते हैं या उनका क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जिनका उपयोग इत्र बनाने में करते हैं। किस में करते हैं, इत्र बनाने में, जिसका उपयोग करते हैं खाना पकाने, भोजन, दवा आदि शराब उद्योगों में इसका क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा हो गया सिट्रोनेला हो गया, लेमन ग्रास हो गया, मैं बात करूँ वामारोजा हो गया, तुलसी हो गया। ये सारों का यूज हम किस में करते हैं, औषधि पदार्थ में करते हैं। इसके अलावा गुलाब जिसके इत्र बनाने में करते हैं। मेंथा हो गया, रजनीगंधा हो गया, मैं बात करूँ जैस्मिन हो गया, खस हो गया। तो ये सारों का यूज हम किस में करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं, तो सुगंध के रूप में करते हैं। अगला आता है गेहूं में सिंचाई प्रबंधन। क्या गेहूं की जो सिंचाई प्रबंधन है उसके बारे में आपको बताना है। गेहूं के अंदर कौन कौन से सिंचाई प्रमुख है तो उसके बारे में बताना है। सिंचाई की संख्या उस स्थान की जलवायु, मृदा संरचना, फसल की सघनता आदि पर क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं कि आपको फसल में सिंचाई कब करनी चाहिए। जलवायु पर, आपके सॉइल पर और फसल सघनता पर यह क्या करती है, डिफरेंट करती है। सामान्यतः गेहूं के अंदर है जो भारी मृदा 4 से 6, हल्की मृदा में 6 से 8 सिंचाई की क्या होती है, जो है मैं बात करूँ सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारी मृदा में 4 से 6 और हल्की मृदा में 6 से 8 सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। गेहूं के फसल में निम्न सिंचाई अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी है तो यहाँ पर देर बता रखा है। पहली हमारी CRI, पहली जो हमारी है वो हमारी CRI अर्थात क्राउन रूट इंट्रोडक्शन। इस पर हम करते हैं जो कि मोस्टली 21 दिन बाद होती है, वो 21 दिन बाद करते हैं। 2 से हमारे कल्ले फुटान अर्थात जो ट्रेलिंग होती है उस टाइम करते हैं। 3 हमारे आते हैं गांठ बनते हैं अर्थात जॉइंटिंग जो स्टेज होती है उस पर करते हैं। इसके अलावा आते हैं हमारे फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पन अवस्था, उस पर करते हैं। इसके अलावा हमारे आती है दूध या स्टेज अर्थात मिल्क जो स्टेज होती है उस पर करते हैं। और चौथे हमारी डप स्टेज अर्थात परिपक्वन अवस्था, उस पर हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये 6 प्रमुख सिंचाई की क्या होते हैं, आपके गेहूं को आवश्यकता होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सरसों, गेहूं, मटर, पुदीना की जो शस्य कीड़ों के निम्न बिंदु पर आपको क्या करना है, लिखना है। तो ये इन्होंने सारे जो टेबल के माध्यम से यहाँ पर बता दिए हैं कि इन कौन सी क्रॉप है, उसकी बीज दर क्या है, उसकी बुआई दूरी क्या है, उसकी उन्नत किस्म कौन सी है, पोषक तत्व प्रबंधन क्या है और खरपतवार प्रबंधन क्या है। उनको सारों को एक हमने टेबल के माध्यम से यहाँ पर है आपके सामने। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि सरसों जिसके अंदर 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। और इसकी जो बात करूँ जो दूरी है वो 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसकी मैं बात करूँ जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है वो है हमारी पुष्पा जे किसान
आपके वरुण, पूषा, कल्याणी और K88 इसकी क्या हुई हमारी इम्प्रूव डेराइट हुई। और इसके अंदर 40, 80 और 30 kg के अनुपात के अंदर क्या देते हैं हमारे NPK देते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ खरपतवार, तो इसके अंदर एक ओरोबन के नाम का खरपतवार लगता है, फ्लोक्लोरोलिन इसका उपयोग करते हैं और पेंडामेथिलिन भी इसके अंदर क्या करते हैं यूज करते हैं। इसका मेन जो खरपतवार है वो है हमारा ओरोबन की। इसके अलावा बात करूँ गेहूँ की, गेहूँ के अंदर सीडीएल द्वारा 100 kg इसकी बीज दर है, छिड़का विधि द्वारा 125 विधि है, डिबलर द्वारा 25 से 30 kg इसकी क्या हमारी बीज दर है। और 20 से 10 सेंटीमीटर इसकी हम जो दूरी रखते हैं। कल्याण, शोधना, खारसिया, आज 3077, अर्जुन SD 2009 इसकी इम्प्रूव वेराइटी हो गई। इसके अलावा नाइट्रोजन 120 kg, फॉस्फोरस 60 से 70 kg और पोटेशियम 40 kg इसके अंदर देते हैं। और रसायन इसके अंदर 2,4-D और आइसोप्रोटोन इसके अंदर करते हैं। और इसका जो प्रमुख खरपतवार है वो हमारे कौन सा, गेहूँ सा हुआ। मटर की और मैं बात करूँ पुदीना की, तो मटर का और इनका जो वैज्ञानिक नाम तो हम जानते हैं, जैसे इसको हो गई हमारे पायसम सेटाइवम। और इनकी जो इम्प्रूव वेराइटी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इनके मैं बात करूँ तो इन्होंने मैं जो हॉर्टिकल्चर की जो क्लास होगी उसके अंदर हम और विस्तार से देख लेंगे। अगला हमारा निम्न को संक्षेप में समझाना है, फसलों में पाले से बचाव के उपाय। और एक है हमारा लेमन घास का आर्थिक महत्व। इनको हमें संक्षेप में क्या करना है, समझाना है। तो पहले देखते हैं कि फसलों को पाले से कैसे बचाते हैं। हाँ, तो अगला आता है कि फसलों के पाले के प्रति बचाव के उपाय कौन कौन से, उसके बारे में देखते हैं। तो है कि पाला जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है तो पाला पड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इसके अंदर जो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें उपस्थित जल होता है वो बर्फ बन जाता है। और जिससे कोशिकाओं का आयतन बढ़ने से कोशिकाएं क्या होती है, फट जाती है। तो मैं बात करूँ जब बर्फ जमता है तो कोशिकाओं का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और जिससे जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्या होती है, हमारी फट जाती है। भारत में पाले की समस्या दिसंबर और जनवरी माह के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसका उपचार कौन कौन सा है, तो एक तो इसका उपचार है कि शाम के समय क्या करना चाहिए, खेत में सिंचाई करना चाहिए। सायंकाल मध्य रात्रि में खेत की उत्तरी दिशा में क्या करना चाहिए, धुआं करना चाहिए। धुएं करने से तो खेत का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका अलावा सबसे प्रभावी उपाय इसका ये है कि 0.1% H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है या जो गंधक होता है जिसको तेजाब बोलते हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा खेत के चारों ओर हमें क्या लगाना चाहिए, वायुरोधी वृक्ष लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, वायुरोधी क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। या मैं बात करूँ मोस्टली ये कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो हमारी जो उत्तर पश्चिमी दिशा है, अर्थात जो मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट की में क्या लगाना चाहिए, ये लगाना, जैसे नीम हो गया, हमारा शीशम हो गई, आदि लगाना चाहिए। इसके अलावा तो हमारा लेमन घास का आर्थिक महत्व, इसके बारे में भी आपको संक्षेप में बताना है कि लेमन घास का हमारी इकोनॉमिकल क्या इम्पोर्टेंस है कि तेल लेमन घास की पत्तियों और फूल के शीर्ष या आसूत किया जाता है। अर्थात जो लेमन घास होता है उसका जो यूज वो तेल बनाने में किया जाता है। तेल शीतल का प्रतिशत 75% से अधिक होने के कारण तेल में नींबू जैसी तेज गंध होती है। कि इसके अंदर 75% से अधिक क्या होता है, हमारा शीतल होने के कारण इसका जो तेल है उससे हमें नींबू जैसी क्या आती है, सुगंध आती है। वो तेल से विशिष्ट गंध का इसका जो इसकी विशिष्ट गंध इसके कारण इसका उपयोग तेल में किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसका साबुन के अंदर जो हमारे डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उसके अंदर कीट विकर्षक तैयारियों की सुगंध में भी करते हैं। लेमन घास का चाय का उपयोग पेट की परत की रक्षा करके उपज, पेट दर्द आदि जो हमारे गैस्ट्रिक होते हैं, जो गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। लेमन घास को हिंदी में क्या बोलते हैं, नींबू घास भी बोलते हैं। इसके अलावा आता है रिजके का महत्व, उद्भव का वितरण के बारे में आपको बताना है। रिजके के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया, इसका महत्व क्या होता है,
सबसे पहले हमने रिजके और बर्सिम के बारे में देखा, तो ये वापस वही रिपीट ही है सारी चीज़ें, प्रोटीन रेशा सारी चीज़ें हमने जो देख रखी है पहले, तो ये वापस आप देख लेना। इसके बाद देखते हैं सूरजमुखी की जलवायु। तो सूरजमुखी के बारे में हमने पूरा विस्तार से देखा था। वापस से जो इसकी जलवायु देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आपको, यदि फिर भी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलते हैं आगे। अगला आता है रिजका, गन्ना, जीव, तो इनके बारे में देखते हैं। तो रिजका के बारे में हमने पहले ऑलरेडी देख लिया, और गन्ने की बुआई और बीजोपचार के बारे में हमने देख चुके हैं। और भी यदि कोई चीज़ है तो वो इसके अंदर देख लेंगे। एक यहाँ पर हमारी नई चीज़ है, वो हमारे मसूर है और जेई। मसूर और जेई के बारे में हमें मेन टारगेट करके देखेंगे, और बाकी हम रिजका के बारे में, गन्ने के बारे में देख चुके हैं। जो रिजका वो तो हमने कंप्लीट ही देख लिया था, तो ये वापस नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल से। इसकी जो ये सॉरी यहाँ पर गन्ना है, तो गन्ने की दो किस्में दे रखी है यहाँ पर। एक तो को 7314 है, एक को 64 है, एक को 449 है, एक को 11 है। तो ये इसकी किस्में होगी। बीजोपचार, तो गन्ने का बीजोपचार तो हम पहले देख लिया था। इसके अंदर पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो पोषक तत्व इसके अंदर एनपीके 120 से 150 ग्राम, फॉस्फोरस 50 से 60 केजी, और जो पोटेशियम होता है 40 केजी इसके अंदर पोटास देना चाहिए। मैं बात करूँ इसका कटाई प्रबंधन गन्ने के अंदर कैसा होता है, तो पत्तियां पीली पड़ जाए तब गन्ने में क्या करना चाहिए, कटाई करनी चाहिए। या मैं बात करूँ तो गन्ने के अंदर जब मेटेलिक साउंड आने लग जाए, या गन्ना जब आपस में टकराए तो उसके अंदर धातु जैसी आवाज़ आने लग जाए, तो समझ जाना है कि गन्ना पक चुका है, इसके क्या कर लेना चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। तो इसके अलावा पेय के गन्ने को धूप में रखने पर शंकर जैसे दाने दिखाई देते हैं। अर्थात जो गन्ना होता है उस गन्ने को हम धूप में रखेंगे तो उसके अंदर शक्कर जैसे दाने दिखाई देते हैं, तो समझ जाना गन्ना क्या चुका हमारा पक चुका है। इसके अलावा मसूर के बारे में देखते हैं। मसूर की दो किस्में, DPL 15, एक इसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है सपना, मल्लिक, आशा, पंत मसूर 30, ये इसके हो गए। इसके अलावा इसका बीजोपचार हम 22-3 से करते हैं। हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो 15 से 20 केजी हमारे नाइट्रोजन होगी, फॉस्फोरस 40 से 60, पोटेशियम 20 से 30 केजी इसके अंदर क्या होगी, पोटेशियम होगी। कटाई प्रबंधन मार्च अप्रैल में पूर्णतः हमारे पकने के बाद कटाई कर देते हैं, पूर्ण पकने के बाद इसके क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर देखते हैं जेई। जेई की दो वेराइटी, तो ये तो हो गई हमारी कोचमैन, कोचमैन इसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है, और कैंट, कैंट भी अपने आप अंदर क्या इम्पोर्टेंट वेराइटी। तो कोचमैन और कैंट इसकी दो वेराइटी होगी। बीजोपचार FIR द्वारा और 22 द्वारा इसका बीजोपचार करते हैं। और आपके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सेम वही है, नाइट्रोजन 80 केजी प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 40 केजी प्रति हेक्टेयर, और पोटेशियम, तो पोटेशियम में बात करूँ तो पोटेशियम इसके अंदर होते हैं लगभग 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कटाई। प्रथम कटाई 40 से 60 दिन बाद और दूसरी कटाई 30 दिन के अंतराल पर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आता है निम्न बिंदु पर जौ की खेती का वर्णन करना है, कि निम्न बिंदु पर जौ की खेती का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। जौ की खेती के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है उसकी उन्नत किस्में। इसकी कोई 3-4 याद हो, जो भी उन्नत किस्में याद हो उस पर बारे में लिख देते हैं। जैसे BL2 हो गई, RD 31 हो गई, राजकिरण और ज्योति। इसकी जो राजकिरण वेराइटी वो अपने आप इम्पोर्टेंट वेराइटी है। इसके अलावा मैं बात करूँ बीज दर, तो जो सिंचित क्षेत्र होता है वहाँ पर बीज दर 100 केजी प्रति हेक्टेयर रखते हैं, और सिंचित में 125 केजी। मैं बात करूँ तो 25 केजी इस तरह एक्स्ट्रा लेते हैं। बुआई की बात करते हैं तो ये सिंचित क्षेत्र अक्टूबर-नवंबर में, और जो सिंचित क्षेत्र है वो 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर, अर्थात मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक करते हैं। इसकी R/P है वो 22/5 से 22.5 सेंटीमीटर के रहते हैं। बीज गहरे हैं वो 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो NPK हमारा होता है 40 से 60 केजी, फॉस्फोरस 20 से 30 केजी, और पोटेशियम 25 केजी होता है। गोबर 8 से 10 टन, बुआई से 20 से 25 दिन पूर्व प्रयोग करना चाहिए। अगला आता है इसके अंदर खरपतवार प्रबंधन। तो जौ के अंदर खरपतवार प्रबंधन हम देखें तो प्रथम सिंचाई के बाद एक बार 30 से 35 दिन पर क्या करना चाहिए, निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। खरपतवार को नष्ट करने के लिए बोने के समूह में बुआई के 20 से 25 दिन के बीज प्रति हेक्टेयर क्या करने चाहिए,
तो बॉडी का 750 लीटर पानी में क्या करना चाहिए, घोल बना के क्या कर देना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे चौड़े पत्ते वाले जो भी खरपतवार वो सारे क्या हो जाए, नष्ट हो जाएंगे। बुआई के 30 से 35 दिन बाद मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल खरपतवार नाशक का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो जंगली जई का प्रकोप यानी जंगली जई का प्रकोप हो तो 30 से 35 दिन बाद आइसोप्रोटोरन का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। अगला आता है नीम बिंदु पर बरसिम की खेती का क्या करना है, विवेचना करनी है। तो बरसिम की खेती तो हमने पहले पूरी कंप्लीट कर ली थी। ये जलवायु, बीज दर, बीजोपचार सारे चीजें हमने देख रही है। ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते नेक्स्ट। अगला आता है पोषण व जल प्रबंधन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनके बारे में देखते हैं। अगला आता है हमारा जल प्रबंधन। 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये वापस वही है, जगह की है। अगला चना हमारे चना और काबुली चना दोनों वापस रिपीट है। आगे देखते हैं। अगला पेपर है हमारे 2020-21 का और पहला क्वेश्चन है हमारे दैहिक परिपक्वता क्या होती है। दैहिक परिपक्वता के बारे में देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला पेपर 2020-21 के अंदर, इसके अंदर तीसरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दैहिक परिपक्वता या फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं कि परिपक्वता फल की कटाई के लिए तैयार होने का संकेत है। जो परिपक्वता होता है वो हमारे फल की कटाई के तैयार होने के हमारे संकेत है। इस बिंदु पर फल और सब्जी के खाने योग्य हिस्सा आकार में पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। हालांकि ये तत्काल उपयोग के लिए तैयार नहीं हो सकता। पकने के बाद परिपक्वता आती है अर्थात ओवरलैप हो जाती है। इससे उत्पादन या जो खाने योग्य हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इससे हमें जो स्वाद के भी क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होता है कि जब कोई भी फ्रूट होता है वो एकदम पूर्णतः उसके अंडाशय वगैरह पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, वो उसके अंदर स्वाद में उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ क्या कहलाते हैं, मैच्योरिटी कहलाती है। अगले आते हैं हमारे शीर्ष, हम बात करते हैं डोरमेंस या एप्लाइड जो डोरमेंस होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्ष प्रभुत्व जिसके अंदर देखते हैं हम। तो शीर्ष प्रभाविता उपस्थिति में पांव कलिकाओं तथा कक्षत कलिकाओं होता है। सबसे पहला जो हमने पेपर देखा था उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही था। तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या, वो हमारा रिपीट क्वेश्चन है। अगला आता है हमारे गेहूं की FIR विधि, जो बुआई की विधि है उसके बारे में बताना है। सॉरी, सिंचाई की जो विधि उसके बारे में, फरो इरिगेशन रेसिड बेस्ड सिस्टम, इसका जो F मैं बात करूँ FIRB का पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया हमारे, फरो इरिगेशन रेसिड बेड सिस्टम। ये हमारे जो विधि है, जो हमारे जो इक्रिन सेट जो संस्थान है हैदराबाद के अंदर उसके द्वारा विकसित हुई है। और इसके अंदर जो बीज दर है वो कितनी है, 75 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर लेता है। ये गेहूं के अंदर बुआई की एक विधि है। उसके आता है सत्य आलू बीज अर्थात ट्रू पोटैटो सीड के बारे में बताना। TTSM ये एक हमारा रामानुज नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था इसके बारे में। और 20 से 25 केजी इसकी है बीज दर लेते हैं। और मैं बात करूँ टुकड़ों की, तो टुकड़े हमारे 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप से लेते हैं। इसके अलावा था समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अर्थात एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य एकीकृत तरीके से कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक घटकों के सभी संभावित स्रोतों से लाभ के अनुकूल के माध्यम से वांछित उत्पादन को बनाए रखने के लिए मिट्टी की उर्वरता और पौधों के पोषण तत्वों की आपूर्ति को इष्टतम स्तर पर बनाए रखना है। तो यह हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है गेहूं और जौ के अंदर डिफरेंट बताना। डिफरेंट ये का बॉटनिकल नेम का हो गया। अगला जो डिफरेंट है वो है कि इसके अंदर जो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और इसके अंदर जो जौ के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है आपके एल्ब्यूमिनोइड। इसके अलावा मैं इसका जो उपयोग है वो चपाती के रूप में करते हैं, बेकरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है जो कि वो एल्कोहल या यीस्ट बनाने के अंदर, या मैं बात करूँ जो बियर वगैरह होती है उसके अंदर बनाने में करते हैं। प्रोटीन 12-14% होती है गेहूं के अंदर, इसके अंदर 11% प्रोटीन होती है। मैं बात करूँ अंकुरण के लिए तापमान, तो इसके अंदर 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और इसके अंदर कितना टेम्परेचर चाहिए हमारे 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जो के अंदर हल्का थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। बीज चमकीले और अंडाकार होते हैं और इसके बीज फूटदार और धारीदार होते हैं।
बीज छिलका रहित होता है, जिस पर छिलका होता है, जो पर क्या होता है छिलके रहित बीज होता है। आगे चलते हैं। देसी चना, काबुली चना, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे क्या है रिपीट है। देसी चना और काबुली चना का तरफ पूरा क्यों हमने जो एक बड़े क्वेश्चन देखा था इसके ऊपर। अगला है कि शक्कर खेत में बनती है। क्वेश्चन क्या है कि शक्कर के कहाँ पर बनती है, हमारी खेत में बनती है, फैक्ट्रियों में नहीं। इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये सही बात है कि जो शक्कर होती है वो हमारे कहाँ पर बनाई जाती है, गन्ने के रस से बनाई जाती है। चीनी गन्ने के रूप में अपने पौधों और तनों में उत्पन्न होते हैं। जो गन्ने के पौधे होते हैं वहाँ पर ये हमारे होती है उत्पन्न होती है, जो इसके बाद में उसे चीनी बनाने के लिए प्रसंस्करण कर दिया जाता है, जो कि हम कहाँ पर करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रकार से शर्करा होते हैं जो कि मुख्य रूप से सुक्रोज के बने होते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन 50.3 लाख टन का, कर्नाटक 33.4 लाख टन का इसका उत्पादन है। तो ये होगा हमारा अगला क्वेश्चन है की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ट्रिटिकेल क्या है। तो ट्रिटिकेल के बारे में हमने पूरा देखा था। ट्रिटिकेल राइका वो संकलन है, रिग्बू नामक वैज्ञानिक ने उसको बताया था, पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। इसके अंदर है कि रिजका, तंबाकू, अलसी, इसबगोल, इन फसलों के बारे में हमें बताना। तो हमने रिजका के बारे में और इसबगोल के बारे में पहले हमने देख चुका है, एक बार उनके बारे में और देख लेंगे। तो रिजका की 20 से 25 केजी होती है। इसकी जो उन्नत किस्म होगी हमारे चेतक, रेम्बलर, आनंद बंधु। इसके अलावा तंबाकू की 2 से 3 केजी इसकी बीज हो गई। भाग्यश्री, लंका स्पेस और बवातीस की किस्म हो गई। फिर वही बात करूँ अलसी की, अलसी 20 से 30 केजी प्रति हेक्टर। त्रिवेणी, चंबल और RL 122 की वेराइटी हो गई। इसबगोल 4 से 6 केजी प्रति हेक्टर। बीज सॉरी इसकी R/P 30 into 10 रखते हैं। और निटारिका IR 81, GI फर्स्ट और RT 89 इसकी बेस ये हमारी होगी किस्में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस किस के बारे में पूछा है। तो ये तो पूछा है हमारे मसूर के बारे में, एक पूछा है हमारे मटर के बारे में, एक पूछा है हमारे जेई के बारे में, एक पूछा है हमारे अफीम के बारे में। इन चारों के बारे में पूछा है। मैं बात करूँ हमारे तो जेई के बारे में हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिपीट है। और हमारा मसूर सॉरी मटर हमारा रिपीट है, तो इन्हीं के बारे में आप देख लेना। इसके अलावा हम लोग बचते हैं मसूर। तो मसूर के बीज दर की बात करते हैं तो 40 से 60 केजी इसकी बीज दर है। बुआई दूरी 45 से 10 सेंटीमीटर रहते हैं। इसकी जो किस्म है वो हमारी एक तो सपना इसकी बीज दर है, सॉरी वेराइटी है। एक इसकी है हमारी मल्लिका, सपना हो गई, मल्लिका हो गई। एक हो गई हमारी डिटेल 15। और इसके अलावा पंत मसूर और आस्था और एक पंत मसूर, ये इनकी क्या हो गई हमारे मसूर की वेराइटी हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं खरपतवार। तो बुआई से पहले फ्लूक्लोरेलिन, और मैं वही बात करूँ हमारे बुआई के बाद पेंडामेथिलिन और अंकुरन के बाद इमेज़ाथार्गिक किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा हम अगला देखेंगे वो है हमारे अफीम के बारे में देखते हैं। अफीम के बारे में देखते हैं कि 7 से 8 इसकी बीज दर होती है केजी, और 3 से 10 इसके R/P रखते हैं। इसकी किस्मों की बात करूँ तो इसकी एक किस्म है हमारे चेतक, एक किस्म है इसके वर्षणा, वो एक है हमारी सुजाता, सॉरी तृष्णा है। तो इसकी हमारी क्या हुई बीज दर सॉरी वेराइटी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीट है कि निम्नलिखित में चने की खेती का जो वर्णन करना है आपको। तो चने की खेती के बारे में हमने पहले एक बड़े क्वेश्चन देख लिया था। इसके अलावा आता है क्वेश्चन संख्या 7 के निम्नलिखित आधार पर गन्ने की फसल का वर्णन करना है। तो गन्ने की फसल है वो भी हमने पूरा देख लिया था, उसके किस प्रकार से बुआई करते हैं वो भी हमने देख ली थी। इसकी हम उन्नत किस्में देख चुके हैं, उसकी बुआई की विधि हमने देख चुके हैं, बुआई के तरीके उसके देख चुके हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हुआ रिपीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आता है आलू की फसल के बारे में आपको बताना है।
तो आलू की जो बीज दर होती है वो कितने हमारे होते हैं 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टर होती है। बीज दर 20 केजी प्रति हेक्टर इसकी बीज दर होती है। आलू का जो आकार होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर अर्थात 3 से 5 आंख वाले होते हैं वो आपको आलू चाहिए। इसकी बुआई दक्षिणी भारत में 15 अक्टूबर को करते हैं और उत्तरी भारत में 15 नवंबर को होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बुआई विधि। समतल भूमि में आलू बोना R/P 45 सेंटीमीटर। समतल बुआई के बाद मिट्टी चढ़ाना, तब इसके R/P रखेंगे 60 × 25 सेंटीमीटर। मेड़ों पर यदि हम आलू की बुआई करते हैं तो इसकी जो बीज में बात करूँ R/P है वो 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और पोटैटो प्लांटर से यदि इसकी बुआई करें, इसे पोटैटो प्लांटर से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी उन्नत किस्मों की बात करूं तो इसकी अगेती जो किस्में हैं वो कोपरी चंद्रमुखी, कोपरी जवार और कोपरी पुखरा जिसकी वेराइटी है। वहीं इसकी पच्चती की बात करूँ तो कोपरी चमत्कार, कोपरी शीतमान और कोपरी अशोका इसकी वेराइटी है। और मध्यम इसकी जो वेराइटी है वो हमारे कोपरी लालिमा और बात करूँ कोपरी सोरंग। अर्थात जो कोपरी नाम से जितनी भी वेराइटी आते हैं वो हमारे ज़्यादातर किसकी आलू की है। औसत प्रबंधन रेट इसके नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 150 से 180 केजी प्रति हेक्टर। वही मैं बात करूँ हमारे फॉस्फोरस की 60 केजी प्रति हेक्टर और आपके पोटेशियम होता है वो 100 से 20 केजी प्रति हेक्टर आलू की फसल के अंदर देते हैं। पोटेशियम के लिए आलू, गन्ना में, तंबाकू, चाय में एमओपी के एसओपी होता है हमारे, उसका किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट के देते हैं, 25 केजी, 45 केजी और 60 केजी होता है। इन दिनों 25, 45 और 60 दिनों अंतराल के अंदर है जो नाइट्रोजन को 3 दिनों के अंदर 3 भागों में बांट कर देते हैं। इसके अलावा आता है कटाई और उपज। कटाई और उपज के बारे में देखते हैं तो आलू की जो फसल होती है उसको किस्म होती है उसको हम बोलते हैं हमारे होते आलू की फसल या किस्मों के अनुसार फरवरी मार्च के अंदर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। मैं वही बात करूं तो खुदाई करने के 15 दिन पूर्व सिंचाई क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। पौधों की शाखाएं काट कर सूखने देते हैं। ऐसा करने से आलू के छिड़कावा या कड़ा हो जाता है, जैसे फंदा का आकार भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आलू की खुदाई का देर बुलाकर बोरियों में 20 से 30 दिन के देख के ढक देते हैं जिससे धूप न लगे और इसके जो कंधों पर मिट्टी जो छूटकर अलग हो जाए। इसकी मैं बात करूँ उपज की तो इसकी उपज होती है 250 से 400 केजी क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा हम बात करते हैं सरसों की खेती का वर्णन करता हूँ। तो सरसों का जो ट्रायंगल है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सरसों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये आप इसके शॉर्ट वैसे तो आप लोगों ने जेट में भी इसको पढ़ा होगा कि जो ब्रेसिका कोरिनाटा होता है, ब्रेसिका ओलेरेसी होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, 2n बराबर हमारे 18 होता है। ब्रेसिका नुकुस हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ ब्रेसिका ओलेरेसी और ब्रेसिका कंपेसिस का जो क्रॉस करवाया तो हमारे ब्रेसिका नुकुस हो गया। इसके अलावा ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंपेसिस का हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे ब्रेसिका जो झुंसी होता है वो प्राप्त होता है। वही हम बात करते हैं तो ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसी कम कराते हैं तो ब्रेसिका कोरिनेटा में क्या होता है प्राप्त। तो ये आप ट्रायंगल भी देख लेना। इसके अलावा इसके आपके इम्प्रूव वेराइटियों की बात करूँ तो एक पुषा बोल, पुषा कल्याणी, अरावली, माया, वसुंधरा, बायो, नौसदो, ये पुषा जय किसान जो इसका दूसरा नाम है। एक NRCHB 501 और NRCHB 500 इसकी क्या हुई वेराइटी हुई। जल व उर्वरक प्रबंधन। जल और उर्वरक प्रबंधन के बारे में देखते हैं तो इसका जो जल सरसों के अंदर जो जल है वो हमें 400 mm चाहिए होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके जो अंतराल है जल सिंचाई देने का वो है तो फूल बनते समय जिसकी सिंचाई करनी चाहिए, एक सिलिकुआ बनते समय जो पुष्पक्रम होता है उसको सिलिकुआ के नाम से जानते हैं वो बनते समय देनी चाहिए। इसका उर्वरक होता है वो प्रबंधन वो 321 अर्थात 3:2:1 के अंदर इसको हम खाद और उर्वरक देते हैं। इसके अलावा पौध संरक्षण उपाय एक तो इसके अंदर कीट लगता है उसका नाम है हमारे मोइला एफिड जिसको चेपा में नाम से जानते हैं। मुख्य कीट यही है सरसों का।
और ये जो होता है पुष्पकरण होता है, ये रस को चूसा कर क्या करते हैं, परागणों को सुखा देता है। इसके अलावा पेटेंट वर्ग आरामुखी, इसके अलावा इसके अंदर सफ़ेद रोल, ये सफ़ेद कीट होता है, कवक द्वारा ये होने वाला एल्बो कैंडिडा है, उसके द्वारा ये रोग होता है। इसके अलावा अगला जो पेपर है हमारा 18-19 का, पहला क्वेश्चन है निपिंग। निपिंग चने के अंदर की जाती है, हमने पढ़ा था चने की चुंटाई, सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। इसके अलावा था ब्लाइंड होइंग, अंधी जुताई क्या है कि गन्ने की बुआई के बाद की जाने वाली जो गुड़ाई होती है उसको अंधी गुड़ाई कहा जाता है। जैसे फसल की बुआई के तुरंत बाद वर्षा होना, सतह पर कठोर परत बना देना, इस पर तोड़ने के लिए अंधी गुड़ाई की जाती है। अतः जो फसल बोने के बाद में जो ऊपरी जो परत होती है उसको तोड़ते हैं, जिससे अंकुरन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंधी गुड़ाई बोलते हैं। इसके बाद पल्स, पल्स है जो दलहनी फसल होती है उनके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा सीरियल्स क्रॉप्स किसको बोलते हैं, अनाज वाली फसलों को, तो उसके बारे में बताना है। सीआरआई हमारे जो गेहूँ की सिंचाई अवस्था है। क्राउन रूट इंटीग्रेशन जो 21 दिन के बाद में आती प्रमुख सिंचाई अवस्था है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा गन्ना जलवायु और आलू की जलवायु के बारे में बताना है। दोनों के बारे में हमने विस्तार से दे रखा है। और भी आप यदि देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है गन्ने की पेड़ी। गन्ने की पेड़ी या हमने पेड़ी क्रॉप जिसको हम रेटूनिंग भी बोलते हैं, ये हमने भी देख लिया था पहले। गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसकी जो जड़ों से नई फसल तैयार होती है उसको हम रेटूनिंग बोलते हैं। इस जो फसल जो तैयार होती है उसको हम पेड़ी फसल बोलते हैं। तो ये हो गया हुआ। इसके अलावा गेहूँ और जौ पर संबंधित खरपतवार प्रबंधन, गेहूँ को भी हमने विस्तार से पढ़ लिया था, जौ को भी पढ़ लिया था, तो उसी के अंदर हमारे संबंधित खरपतवार प्रबंधन पॉइंट भी हमने देखा था, तो ये भी वापस हमारा रिपीट हो गया। अगला है कि बस्सीम की खेती की उन्नत बीज है। बस्सीम तो हमने पूरा देखा था, ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट हुआ बस्सीम वाला। तो और मैं बात करूँ सरसों के पौध संरक्षण में, तो सरसों का जस्ट हमने भी देखा था, ये पूरा रिपीट है। आरा मक्की, हीरक तितली, मोइला, इसके अंदर रोग वंश होता है, झुलसा होता है। डेंगू जो 2% पाई जाती है इसके अंदर, उसका छिड़काव करते हैं। चाचा रोग होता है, इसके अंदर जो पौधा होता है वो क्या हो जाता है, हमारा मुरझा जाता है। फसल को पाले से बचाओ, पाले की संभावना होने पर सिंचाई करनी चाहिए। पूरा हमने पाले पर देखा था, कैसे चारों तरफ धुआं करना चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोध वृक्ष लगाना चाहिए, 0.1 से छिड़काव करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने 1-2-1 करके क्या किया था, पेपर सॉल्यूशन किया था। यदि आपको अच्छी लगे क्लास तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर उन पर मैसेज कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना। और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।